देश की 100 पावरफुल हस्तियों में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्वरित बड़े फैसले लेने पर मिली 93वीं रैंक। पहले नंबर पर पीएम मोदी का नाम। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर। दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के नए ब्लॉक का शिलान्यास। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया रहे मौजूद। पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे विधायकों की क्लास, पढ़ाएंगे सुशासन का पाठ। आगामी कार्यक्रमों की बनेगी रूपरेखा। बर्फबारी से ढके पहाड़ी इलाके। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी भीषण बर्फबारी। मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 100 पावरफुल हस्तियों में शामिल हो गए हैं। वर्ष 2023 के लिए देश भर में किए गए इस सर्वे में सीएम धामी को 93वां स्थान मिला है। इस सर्वे में पहले पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पावरफुल व्यक्ति में है। वहीं दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। ये सर्वे द इंडियन एक्सप्रेस ने कराया है। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 100 पावरफुल हस्तियों में शामिल हो गए हैं और वर्ष 2023 के लिए देश भर में किए गए इस सर्वे में सीएम धामी को 93वां स्थान मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे इसी पर। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, हर्ष का विषय उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 100 पावरफुल हस्तियों में शामिल हुए हैं। देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये सर्वे हुआ है और सर्वे में महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से 100 ऐसे लोग पूरे देश में से सिलेक्ट किए गए हैं जो काफी पावरफुल एक तरीके से हैं, और उसी में 93 नंबर जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी है। जिसमें अगर हम पहले पायदान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर है, दूसरे पायदान पर गृह मंत्री अमित शाह है। वहीं 93 नंबर पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और सर्वे का जो आधार रखा गया था उसमें सीधे तौर पर बताया गया कि किस तरीके से बीजेपी ने एक प्रचंड जीत जो है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हासिल करी है, क्योंकि एक विषम परिस्थितियां थी जब दो मुख्यमंत्री जो है बदले गए और उसके बावजूद जो है एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं पार्टी ने जो है पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी के तौर पर सौंपा। और नतीजा ये रहा कि वो एक तरीके से भले ही अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन पार्टी में को जो है उन्होंने जीत हासिल कराई है। साथ ही साथ कई चुनौतियां इस पिछले 1 सालों में देखी गई, चाहे जोशीमठ की आपदा हो या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामला हो, या फिर अगर हम बात करें जिससे परीक्षाओं में धांधली जो है सामने आई थी। उन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए भी जो है एक ठोस निर्णय जिस तरीके से लिए गए और जिस तरीके की अपनी कार्यशैली दिखाई गई कि तमाम जो फैसले के बलबूते जो है तमाम एक तरीके से चुनौतियों से जो है पार पाया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक तरह का सर्वे किया गया था और इसमें एक तरीके से ये पाया गया कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन थे उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो जो 100 पावरफुल इंडियंस की जो सूची है उसमें जो है मुख्यमंत्री को जो है 93वां स्थान जो है वो दिया गया है। बिल्कुल आकाश, सीएम धामी को 93वां स्थान मिला है तो बधाइयों का सिलसिला भी जारी होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक मजबूत नेता के तौर पर कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उभर रहे हैं और कह सकते हैं कि ये सर्वे ने और एक तरीके दिखाया है कि इस तरीके का निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उनके अंदर थी और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो सर्वे एजेंसी है उसने दिखाया कि 93 स्थानों ने मिला है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस सर्वे के बाद कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री को चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से हो सभी जो है एक तरह बधाई दी है और साथ ही साथ ये कोशिश भी की है और ये आशा भी की है कि आने वाले समय में इसी तरीके के जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जाते रहेंगे। बिल्कुल आकाश, 93वां स्थान मिला है और गौरव का विषय है ये उत्तराखंड के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी अपडेट आपसे लेंगे।
आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से, जहां बीजेपी संगठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में वर्चुअल शामिल होने का आग्रह किया गया। तो कई विषयों पर चर्चा की गई है। बीजेपी संगठन से जुड़ी ये बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। कई विषयों को लेकर चर्चा हुई और विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में वर्चुअल शामिल होने का भी आग्रह किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में बने हुए हैं। आकाश, कई विषयों पर चर्चा हुई है, किन विषयों पर चर्चा की गई? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट हैं उसकी मुलाकात हुई है। कह सकते हैं कि उत्तराखंड के दौरे के दौरान तो ये मुलाकात पहले भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात काफी अहम से मानी जाती है, क्योंकि कई विषयों को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 8, 9 और 10 अप्रैल को बीजेपी अपने तमाम जो विधायक हैं उनका प्रशिक्षण शिविर जो है लगाने जा रही है, जिसमें विधायकों के आने वाले समय में क्या कुछ भूमिका पार्टी को लेकर के क्या कोई रणनीति है, प्रदेश और केंद्र सरकार की क्या कुछ एक तरह की योजनाएं हैं, और साथ ही साथ प्रशिक्षण में किस तरीके से जो विधायक हैं वो एक तरीके से अपना चाहे विधानसभा के सत्र के अंदर हो या सदन के बाहर हो, अपना किस तरीके से भूमिका निभाएं। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन एक तरीके से तमाम सांसदों को मिलता है, और ये प्रधानमंत्री की तरफ से आग्रह भी किया जाता है कि अपने क्षेत्र में जो है तमाम सांसद काम करें। तो उसी के तरीके से बीजेपी भी अपने तमाम विधायकों का प्रशिक्षण शिविर जो है लगाने जा रही है। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है कि जो इसका उद्घाटन सत्र है उसमें प्रधानमंत्री अपने संबोधन एक तरीके से तमाम विधायकों को दें, जिससे कहीं ना कहीं विधायकों को जानकारी मिल सके, चाहे केंद्र की योजना हो, सरकार की योजनाएं हो, उसके अलावा किस तरीके का भूमिका विधायकों की जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर रह सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा की गई है और माना जा रहा है कि ये इस सिलसिले में चाहे प्रधानमंत्री से मुलाकात जिस तरीके से हुई है, और उसके अलावा इसमें यह भी आग्रह किया जा रहा है कि तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से संबोधन के साथ साथ तमाम जो विधायकों की पाठशाला लगेगी उस पाठशाला में जो तमाम टिप्स हैं वो एक तरीके से तमाम विधायक केंद्रीय मंत्री भी दें और प्रधानमंत्री भी दें। इसी सिलसिले में कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसका जो अप्रूवल है कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री से मिलेगा तो 8 तारीख से जो विधायकों को प्रशिक्षण लगाने की, शिविर लगाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें जो है प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो एक तरीके से विधायकों को मिलेगा। निश्चित तौर पर आकाश, इससे पहले भी हम देखें तो कैबिनेट मंत्रियों को पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे जमीनी स्तर पर कार्य को देखने के लिए, और कैबिनेट मंत्री पहुंचे भी थे, और इसके बाद में विधायकों की भी अपडेट लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते रहते हैं। किस तरह के फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधायकों के मिलते हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड पहले भी वे विधायकों के ले चुके हैं? देखिए बिल्कुल 1 साल सरकार को हो चुका है और ऐसे में कह सकते हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं और कई ऐसे एक्सपीरियंस भी विधायक हैं जिनको काफी लंबा समय जो है विधायी कार्य में हो चुका है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है कि विधायकों से भी एक तरह के संवाद किया जाए, विधायकों से भी कोशिश रहती है कि फीडबैक जो है लिया जाए। तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर भी कहीं ना कहीं जब बताते हैं तो सही बात है कि कहीं उसका निस्तारण करने की कोशिश की जाती है और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री की कोशिश भी है। और ऐसे में बीजेपी संगठन की भी कोशिश है कि विधायकों का जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें तमाम जो समस्याएं हैं, विधायकों की किस तरह की समस्याएं आती हैं, नए विधायक जो हैं उनको किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, किस तरीके से वो अपने विधायक निधि का उपयोग कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जो है वो काम कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने विधायकों को सिखाएगी और उसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से भी चर्चा की गई है। और माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री के अप्रूवल के बाद एक तरीके से जो उनका संबोधन है वो सभी विधायकों को जो है एक तरह से सुनाया जाएगा और उस संबोधन से कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि बीजेपी की जो संबोधन के जरिए तमाम जो विधायक हैं वो एक तरह से प्रशिक्षित हों और तमाम जो सरकार की, केंद्र सरकार की या पार्टी की जो रीति नीति है उससे अवगत हो जाए। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र मलारी पहुंचे, जहां नीति घाटी ग्राम प्रधान संगठन ने उनका स्वागत किया और जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने ऑर्गेनिक पहाड़ी उत्पाद भेंट किए। स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में महिलाओं ने पोना नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अच्छी सड़कें, नेटवर्क कनेक्टिविटी, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है, लोगों का जीवन सरल बन रहा है। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की।
चलिए आगे बढ़ते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने 29वें संन्यास दिवस पर 60 विद्वान ब्रह्मचारी तथा 40 विदुषी को दीक्षा दी। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी है और इस मौके पर सर संघ चालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी रामदेव का कहना है कि राम राज्य शासन से नहीं, आत्म अनुशासन से आएगा। राष्ट्र धर्म को मानने वालों को संन्यास की दीक्षा दी गई। वहीं देश में हो रही राजनीति पर कटाक्ष करते हुए रामदेव ने कहा कि आज के नेताओं को रामायण, रामचरितमानस और भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में राम का चरित्र, भगवान श्री राम की मर्यादा का अवतरण हो। राम राज्य शासन से नहीं, आत्मानुशासन से आएगा। भगवान के यंत्र बन करके अपने जीवन में सारे वैदिक सनातन सत्यों को अपने आचरण में उतार करके जब समाज के सेवा के लिए, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए देश ने पूरी दुनिया में जब जाएंगे, अब सारी दुनिया में सनातन धर्म का, भारत का झंडा ऊंचा रखेंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे, ऐसे सन्यासी बने। सभी राजनेताओं को कम से कम एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस, एक बार महर्षि वेदव्यास का महाभारत, और नहीं तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ने ली चाहिए। जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। बौद्धिक दिवालियापन लोगों में हो गया। उत्तरकाशी में प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में लगा हुआ है। जिला अधिकारी लगातार व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। बावजूद इसके जनपद से केदारनाथ बाईपास रूट पर कई कमियां देखने को मिल रही है और बुनियादी सुविधाओं का काम भी होता नहीं दिख रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बनी हुई है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने। यात्रा सीजन शुरू होने में महज ही कुछ दिन बचे और आज हम निकले हैं गाजना क्षेत्र, जहाँ से कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो है बाईपास रोड जाता है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो यात्रा सीजन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए फिलहाल वो कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ पे जो मेन मार्केट है धोतरी है, न तो यहाँ पे कहीं शौचालय की व्यवस्था है, न यहाँ पे कहीं यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई, जिसके कारण से जो स्थानीय जो व्यवसायी हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती है तो यहाँ पे यात्री क्यों कैसे। दीपक नौटियाल, रिपोर्ट। नेपाल सीमा से लगे लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश में स्थित चोखाम बाबा मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध चेतोला मेले की शुरुआत हो गई है। बता दें कि 3 दिनों तक लगने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ चमू देवता की वीर गाथा में गाए जाने वाले लोकगीत ढुसका का भी आयोजन किया जा रहा है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लक्सर से बसेड़ी मार्ग पर जेके टायर्स लिमिटेड नामक औद्योगिक संस्थान के वीएसएस प्राप्त पूर्व कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। औद्योगिक संस्था के पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक संस्था 500 कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है, मगर उन्हें वीएसएस के बावजूद मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वीएसएस के बावजूद मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में आर्थिक स्थिति बहाल होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, जिसे लेकर एकजुट होकर इसका विरोध जताया जा रहा है। हम सबको वीएसएस देके कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें सबको कहा था कि आप अभी रेस्ट पे रहो, बाद में देखते हैं। और अब नई वैकेंसी ये ले रहे हैं 500-550 बंदों की। तो हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि ये लोग पहले प्राथमिकता हमें दें, उसके बाद अगर कोई बच जाता है तो नई वैकेंसी ले सकते हैं, फ्रेशर, उसके बाद फ्रेशर ले लें। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि पहले जो हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो जरूरतमंद है, पहले उन्हें लिया जाए। लोग यही चाहते हैं पहली प्राथमिकता वीएसएस कर्मचारी जो हम लोग हैं उनको दी जाए और उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। हमने कंपनी को 8 साल दिए हैं तो इसलिए प्राथमिकता हमारी बनती है।
और जो जिन लड़कों को इन लड़कों को लगा करके जितने भी लड़के होते हैं उसके बाद में कंपनी फ्रेश रोल पर भर्ती कर सकती है। हमारी यही कंपनी से डिमांड है। हम अमर अनशन तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कंपनी के पास एक प्लांट, दो प्लांट अंदर लगे हैं छोटे छोटे, उनमें वैकेंसी है। तो हम यही चाहते हैं कि कंपनी में बीएसएस लड़कों को रखा जाए। प्राथमिक लक्सर में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। बारिश और हवाओं से एक बार फिर से लोग परेशान हो रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर हुआ जल भराव और तापमान में भी गिरावट आ गई है। खराब मौसम के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई है। देर रात से तेज हवाओं और बारिश के चलते गेहूं, सरसों की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदली है। पूरे राज्य में कल रात से ही बारिश हो रही है। पहाड़ों में भी बारिश जारी है और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ भी पड़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। प्रदेश में जहां फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में ही अप्रैल जैसी गर्मी पड़ने लगती थी, वहीं अब मार्च खत्म होने पर भी नवंबर दिसंबर के एहसास हो रहा है और उत्तराखंड में फिर ठंड लौट आई है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि प्रदेश में मौसम बदलेगा और बारिश बर्फबारी होगी, जो सही साबित हुआ। गेहूं की फसल बारिश से खराब हो रही है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने में अभी 3 सप्ताह शेष है, लेकिन यात्रा में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्थान गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के सैकड़ों कर्मचारी अपनी रुकी हुई मांगों को लेकर एक बार फिर लामबंद होने जा रहे हैं। कर्मचारी अगले सप्ताह से धरना प्रदर्शन करने का मन बना रहे हैं। दरअसल वन टाइम सेटलमेंट के तहत जीएमवीएन और केएमवीएन के जो कर्मचारी अभी भी रेगुलर नहीं हुए हैं, उनको रेगुलर करने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इस संबंध में कर्मचारियों की एक बैठक भी आयोजित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 8 अप्रैल से शुरू होगा। इस शिविर में भाजपा के सभी विधायक प्रशिक्षण लेंगे। संगठन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रूप से जुड़कर विधायकों का मार्गदर्शन करेंगे। शिविर में पार्टी की नीति रीति के अनुसार रणनीति बनाई जाएगी और वहीं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत वरिष्ठ नेता भी मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में 9 अप्रैल से भगवान गणेश की जन्मस्थली और मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माता पार्वती ने तप किया था और भगवान गणेश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ। केलसो घाटी पर बसे इस स्थल पर यात्रियों की भारी भीड़ लगती है।
नैनीताल भगवान गणेश जन्मभूमि के उसमें मानी जाती है। भगवान गणेश का वहाँ पे जन्म हुआ था और इस बार पूर्व की भांति 9 अप्रैल को मां अन्नपूर्णा के कपाट खुल रहे हैं और विगत वर्षों के भांति इस बार भी वहाँ पर देवडोलियों के साथ क्षेत्र की जनता जाएगी, तमाम देवी देवता जाएंगे और शुभ मुहूर्त में वहाँ की जो कपाट हैं खोले जाएंगे। इसके साथ साथ देश विदेश से जो यात्री हैं वो लोग भी उपस्थित रहेंगे और वहाँ के जो पंडित, पुजारी, ग्रामीण। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वीआईपी घाट पर योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की, जहां आयोजित कार्यक्रम में दिव्य मंत्रोच्चारण के साथ 108 बार पावन गंगाजल से मंगलाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में सन्यासियों को संन्यास दीक्षा दी गई और कार्यक्रम में मोहन भागवत, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण समेत कई साधु संत मौजूद रहे। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल रामनवमी तक रामलला में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 121 साल का गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को महर्षि दयानंद के बताए कदमों पर चलने का भी आह्वान किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। चैत्रीय नवरात्र की अष्टमी पर बाराकोट ब्लॉक के बापरू में मेले का आयोजन किया गया। इस बीच बंतोली और बापरू गांव में से भव्य डोला यात्रा निकाली गई और जिसमें हजारों की संख्या में शामिल लोगों ने मां भगवती का आशीर्वाद लिया। डोला यात्रा के पीछे महिलाएं मां के जयकारे लगाते हुए चल रही थी। दोनों देवी रथ पहाड़ी ऊपर खाबड़ रास्ते की चढ़ाई को पार करते हुए बंतोली के मां भगवती मंदिर पहुंची, जहां देवी के रथों ने भगवती मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान बापरू और बंतोली गांव में रात्रि जागरण हुआ। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गोरेला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी कर दिया है। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बता दें कि इस साल वित्तीय वर्ष के लिए यूपीसीएल ने 16.96%, यूजीवीएनएल ने करीब 2% और पिटकुल ने 9% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर जन सुनवाई के बाद आयोग ने करीब 12% बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही महाराष्ट्र में राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर वापस लौटने पर खुशी जाहिर की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश के प्रगतिशील और अग्रिम राज्यों में से एक कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक योजना लाए हैं और यदि सभी लोग मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बनेगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।